हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे अपना अगला चैप्टर जो कि आपके सेकेंड टर्म में आ रहा है। ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि जो आप सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इसी के ऊपर ये चैप्टर है आपका राजनीतिक विज्ञान का, और ये आपके सेकंड टर्म में आ रहा है। ठीक है। तो इसको आज हम शुरू करेंगे। अगर मैंने हिस्ट्री की एक वीडियो बनाई है जो कि आपका नेशनलिज्म इन इंडिया पे है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। फिर चलते हैं इस वीडियो पे जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वो कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी क्या मतलब है इसका, कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है एक तरीके से, और ये लोग क्या करते हैं, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को, और बाद में अपनी गवर्नमेंट को ये फॉर्म करते हैं। जैसा कि आप नॉर्मल से अगर कोई सा इलेक्शन वगैरह देखते हैं तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो मिल करके चुनाव लड़ती हैं। ठीक है। या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही बंदे मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म वही करता है जिसकी मेजोरिटी में नंबरिंग आ जाती है। एक तरीके से मान लीजिए, अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं कि मान लीजिए दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं सीएम पद के लिए, तो दिल्ली में सीएम पद के जो चुनाव के लिए सीटें हैं वो 70 हैं। 70 में से 36 जिस पार्टी के पास नंबर आ जाते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेता है। ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उनका ये समूह होता है। ठीक है। और पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिक्स डिवीजन इन अ सोसाइटी। पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड हिज दस इन्वॉल्व partisanship. Thus a party is known by which party stand for, which policy it support एंड वुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड। यानी कि हर एक पार्टी जो आपकी होती है उसकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है कि वो पार्टी किन लोगों पे काम करेगी, किस प्रकार के विषयों पे काम करेगी। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, अगर आपको पता होगा तो नॉर्मल नाम से हमें पता चल रहा है कि वो किसके लिए काम करेगी, एक आम आदमी के लिए काम करेगी। बहुत सारी पार्टी ऐसी भी होती है जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। मान लीजिए किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए मेरे को, लेकिन नाम नहीं लेंगे। तो कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, मतलब कि हम बेसिक मतलब कि स्पेशल हम इस धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। कुछ पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है कि हम गरीबों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पार्टी का कहना होता है हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पार्टी का कहना है कि हम निजी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी होती है उसकी अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है। और उसके हिसाब से लोग जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। एक जो पार्टी होती है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि 3 मेजर चीज़ें होती हैं। पहली बात होगी उसमें होंगे लीडर्स, जो मेन लीडर्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें मेन लीडर के रूप में आपको कौन दिखाई देगा, अरविंद केजरीवाल जी दिखाई देंगे। उसके बाद आपको द एक्टिव मेंबर्स दिखाई देंगे। एक्टिव मेंबर कौन है, जो उस पार्टी में कार्यरत हैं एक तरीके से। मान लीजिए जो आम आदमी पार्टी है वो केजरीवाल जी के अंडर में चलती है। ठीक है। अब उसके अंदर एक्टिव मेंबर्स होंगे, कौन कौन लोग उस पार्टी के भीतर काम करते हैं। और इसके अलावा होता है उसके फॉलोअर्स, यानी कि दिल्ली में जो जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो उनके फॉलोअर्स कराएंगे। तो मेनली अ पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स दैट आर द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। तो यही होता है आपका पॉलिटिकल पार्टीज। ओके। चलिए, नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अपना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा उद्देश्य है, क्योंकि मान लीजिए आपकी जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 है। ठीक है। अब 543 सीटें हैं और मान लीजिए आपके देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि हर एक बंदा अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट लड़ेगा। और अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो दिक्कतें होंगी वो लोकसभा में आएंगी। तो इस तरीके से जो इशू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाया गया है कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पर मिलजुल करके एक अच्छा सा निष्कर्ष लेकर के आया जाएगा, ताकि हाँ हमें इस मुद्दे पे बात करनी है। वरना 543 लोग सोचिए अलग अलग चीज़ों पर आकर डिस्कशन करेंगे तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है। और इसीलिए क्या करा गया, पॉलिटिकल पार्टी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से ये भी होता है कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये। मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है आपका नेतृत्व करना किसी जगह का। मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी, मान लीजिए आम आदमी पार्टी ही सरकार है, 70 हिस्सों में दिल्ली को बांटा गया, तो 70 हिस्सों से अलग अलग बंदे चुन करके आए हैं। तो वो बंदे क्या करेंगे, जहाँ से वो चुन करके आए हैं वो उस जगह को संसद में रखेंगे, और संसद में रखने के बाद उन्हीं जगहों पर डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होगा तो उसका कुछ ना कुछ तोड़ निकाला जाएगा या फिर उसकी सोल्यूशन वगैरह निकाला जाएगा। तो यही पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। और एक तरीके से ये भी आप समझ सकते हैं कि हर एक मुद्दे के लिए या फिर हर एक समस्याओं के लिए हर एक व्यक्ति जो होता है वो सीधा
सरकार के पास तो जाएगा नहीं। मान लीजिए आपके घर में पानी नहीं आ रहा, अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप केजरीवाल के घर पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते ना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको एमसीडी बनाया गया, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर बात करिए, ठीक है। मान लीजिए कि पूरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, तो इसके लिए भी हमें वहाँ नहीं जाना है, इसके लिए भी हमें अपने एमसीडी दफ्तर में जाना है, फिर वहाँ पर हमें बातचीत करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो आम लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रेज करती हैं एक तरीके से। तो नीड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैज़ गिवन राइज टू पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से। तो लोगों की ज़रूरतों की वजह से ही पार्टी बनी है, क्योंकि लोग जो हैं अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं सीधा, तो उनको क्या करना है, उनको जो है अपने आसपास के जो नेता हैं उन तक बातें पहुंचानी है। वो बातें सरकार के पास पहुँचेंगी किसके द्वारा, जिन बंदों को आपने चुना है उनके द्वारा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन कौन से कार्य करती है। पहला तो होगा आपका कंटेस्टिंग इलेक्शन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो कंटेस्ट करती है इलेक्शन को, और अपने जो नॉमिनेट करती है कैंडिडेट्स को, जो जीत करके आते हैं या फिर हार करके आते हैं, खैर जो भी हो। तो पहला काम हो गया कि ये अपना चुनाव लड़ते हैं। दूसरा पॉलिसीज़, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपने पॉलिसीज़ वगैरह बना करके लाती है कि हमें किन चीज़ों पर काम करना है, अगर हमारी सरकार आती है तो हमें क्या करना है, तो अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसी वगैरह होती है। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है मेकिंग लॉज, यानी कि भारत में जितने भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं, फिर नियमों को जो बदलाव किया जाता है, तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। एक और बात, पॉलिटिकल पार्टी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो पार्टी की सरकार होती है। ये नहीं है कि कांग्रेस की पार्टी हारी हुई है तो वो नियम बना देगी, नहीं बना पाएगी। नियम वही बना पाती है जिसके पास में वोट प्रतिशत ज़्यादा होता है, या फिर जो पार्टी जीती हुई होती है एक तरीके से। मान लीजिए आपको, खैर ये बड़ा टॉपिक है तो आप बस नॉर्मल से समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी का भी काम क्या होता है, मेकिंग लॉ। एक आम आदमी नियम नहीं बना सकता है, ठीक है। तो आम आदमी के लिए नियम कौन बनाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज बनाएगी। तो तीसरा काम हो जाएगा आपका मेकिंग लॉज। उसके बाद है फोर्थ आपका फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक और काम होता है कि ये जो होते हैं गवर्नमेंट को रन करते हैं, और एक तरीके से सरकार को बनाते भी कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही बनाते हैं। अभी केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट बना रखी है। भारत सरकार में किसकी कौन सी पार्टी चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी थी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी थी। जिस तरीके से मान लीजिए आप जिस भी शहर से ये वीडियो मेरी देख रहे होंगे, उस शहर में या फिर उस राज्य में अपनी अपनी पार्टीज़ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ दिल्ली में जो सरकार बनी है वो आम आदमी पार्टी की बन रखी है। तो यहाँ पर किसी गवर्नमेंट बनी है, किस पॉलिटिकल पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रखी है। तो चौथा काम हो जाता है सरकार को बनाना, ठीक है। तो वो अपना अपना होता है कि किस पार्टी को कितने लोगों ने पसंद किया और लोगों ने किस पार्टी को जिताया, उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में अपना अपना रोल प्ले करती हैं। पांचवा होता है प्लेइंग ऑपोजिशन। इसमें क्या होता है कि मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया था कि 70 सीटें अगर दिल्ली में चुनाव पे लड़े जा रहे हैं, उसमें से आपको मेजॉरिटी वोट लाने हैं, यानी कि 70 में से अगर 36 किसी के पास आते हैं तो उसकी सरकार बन जाती है। खैर, इसके जगह दूसरा एग्जांपल, दिल्ली में चुनाव हुए थे और 70 सीटों में से जो 62 सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी जीती, और 8 सीटें जो हैं वो कोई दूसरी पार्टी जीती मान लीजिए। तो 8 पार्टी जो हैं वो सरकार तो नहीं बना रही है, लेकिन उनका काम क्या होगा, प्लेइंग ऑपोजिशन, है कि वो अपोजिंग में काम करेंगे, विपक्ष के रूप में काम करेंगे। विपक्ष का मतलब कि जो भी सरकार नियम वगैरह बना रही है उसको अपोज वगैरह करना, उसके और सरकार को ध्यान दिलाना कि लोगों के लिए कौन कौन से हमें कार्य वगैरह करने हैं, इस तरीके से। तो विपक्ष की भूमिका निभाना भी क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है, ठीक है। और अगला है छठा, शेपिंग पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप प्रदान करती हैं, और वो उनके जो भी इशू वगैरह हैं उसको ला करके सरकार के सामने रखती हैं या फिर उन मुद्दों पे बातचीत करती हैं, ठीक है। और अगला है आपका एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। इसके अलावा पार्टीज़ जो होती हैं वो लोगों तक एक्सेस पहुंचाती हैं या फिर स्कीम लेकर के आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टी है, मान लीजिए आम आदमी पार्टी ही लेते हैं हर बार। आम आदमी पार्टी ने सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारा काम कर रखा है एक तरीके से। मान लीजिए दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं, तो ये क्या है, ये वेलफेयर स्कीम्स है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनका काम भी यही होता है, ठीक है, कि लोगों के लिए हमें कौन कौन सी स्कीम लेकर के आनी है, ठीक है। तो पार्टीज प्रोवाइड पब्लिक एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम सिंस इट इज़ ईजी टू अप्रोच लोकल पार्टी देन गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। तो ये 7 प्रकार के काम हो गए आपके किसके, एक पॉलिटिकल पार्टी के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला आपका डिफरेंट पार्टी सिस्टम, यानी कि हमें देखना है कि कितने प्रकार के पार्टी सिस्टम होते हैं। तो 3 प्रकार के पार्टी सिस्टम होते हैं। पहला आपका 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा है आपका 2 पार्टी सिस्टम, और तीसरा आपका है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो नाम से आपको पता चल चुका होगा कि 1 पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि
इसमें केवल और केवल एक ही पार्टी होती है और लोगों के पास ये मतलब एक तरीके से उसी पार्टी को वोट भी करना पड़ता है। हालांकि इसमें नेता चेंज हो सकते हैं, ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टीज इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज अलाउड टू रूल। तो चाइना जो आपका है वन पार्टी सिस्टम है और यहाँ पर एक ही पार्टी है, कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इसको हम कहेंगे वन पार्टी सिस्टम, यानी कि लोगों के सामने सिर्फ एक ही पार्टी है, कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। अब इन्हीं को वोट देना है आपको, नेता चेंज होंगे आपके, ठीक है, और उसके हिसाब से आपको वोट देना होता है। अगला है आपका टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम एग्जाम्पल के रूप में हमने लिखा यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो यहाँ पर दो पार्टियाँ चलती हैं एक तरीके से, एक है आपका रिपब्लिक और एक है आपका डेमोक्रेटिक, और जो भी नेता होते हैं इन्हीं पार्टियों से खड़े होते हैं, ठीक है। तो मेनली जो होता है आपका इन्हीं में से लोगों को चुनना होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि दो ही राष्ट्रपति खड़े हुए थे, एक हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हुए थे आपके जो बाइडेन, जिसमें जो बाइडेन को बहुत ही बेहतरीन जीत मिली थी। खैर, तो बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की। तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पर कितनी पार्टी हैं? सिर्फ और सिर्फ दो ही मेन पार्टीज़ हैं और कोई पार्टी को वहाँ पर अलाउ नहीं कर रखा है। एक भारत जो आपका है यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, और इस तरीके से आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि मल्टी पार्टी सिस्टम जिस देश में होता है वहाँ की जो डेमोक्रेसी होती है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रभावी होती है, क्योंकि लोगों के सामने जो होता है कुछ ज़्यादा ही एक तरीके से वैरायटी मिल जाती है अपने लोगों को चुनने को, अपनी पार्टी को चुनने को। खुद ही सोचिए कि जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अगर दिख रहे हैं तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से चुनाव कर सकते हैं, लेकिन वही अगर आपके पास सिर्फ दो ही बंदे चुन दिए और आपको मान लो वो दोनों ही ठीक नहीं लगे, तब आप किसको चुनेंगे? तो इस हिसाब से आप सोचिए कि मल्टी पार्टी जो सिस्टम होता है वो एक डेमोक्रेसी के लिए कितना ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में सेवरल पार्टीज होती हैं, ठीक है, और ऐसा जो है आपका वो इंडिया में है। जैसे कि आपको बहुत सारी पार्टीज़ के नाम पता होंगे, आप जिस राज्य में हैं या फिर जिस राज्य से आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पे या फिर आपके जिस शहर में है वहाँ पे कौन कौन सी पार्टीज़ आपको नाम सुनने को मिलती है, ठीक है, या फिर आप किस पार्टी को जानते हैं, कमेंट में बताइए मुझे। और समझ आ गया आपको? वन पार्टी सिस्टम हो गया आपका, टू पार्टी सिस्टम हो गया, और एक हो गया आपका थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी में एक ही पार्टी होती है, टू पार्टी में दो, नॉर्मल सी बात है, और मल्टी पार्टी में सेवरल टाइप्स ऑफ पार्टीज़ होती हैं। जैसे कि इंडिया में है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, इस प्रकार की बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम, और तीसरा आपका मल्टी पार्टी सिस्टम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन बिटवीन टू पार्टी एंड मल्टीपल पार्टी सिस्टम। तो हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि टू पार्टी अगर है आपका और मल्टीपल पार्टी सिस्टम है तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। पहला आपका कि टू पार्टी सिस्टम प्रेजेंट वोटर्स और सिंपल चॉइस। सही बात है, अगर दो ही पार्टी हैं आपके सामने तो प्रेजेंट जो भी वोटर्स होंगे उनके पास सिंपल सी चॉइस है, तो इसको चुनो या तो फिर इसको चुनो। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम जो आपका है वो प्रोवाइड करती है वोटर को बहुत तरीके से चुनने की, कि हमें ये भी चुन सकते हैं, ये भी चुन सकते हैं, इस तरीके से तो आपकी जो चॉइस होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा, दिस प्रोवाइड फॉर स्टेबल गवर्नेंस। देखिए टू पार्टी सिस्टम में एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल होती है, क्योंकि दो ही पार्टियों के हाथ में सत्ता है, या तो लोग इसको चुनेंगे तो इसको चुनेंगे। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि लोग कुछ वोट परसेंट इसके पास जाएगा, कुछ इसके पास जाएगा, कुछ इसके पास जाएगा, और इस तरीके से स्टेबल नहीं मिलता आपका गवर्नेंस में। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में ये थोड़ी सी ख़राब बात ये होती है कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती उतनी ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि आप आए दिनों सुनते रहते हैं कि यहाँ की सरकार गिर गई तो यहाँ की सरकार बन गई। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं जो आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में केजरीवाल सॉरी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया थे और भी कुछ नेतागण थे, वो कांग्रेस पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर दिया, और इस कारण क्या हुआ कि जो कांग्रेस थी वो अल्पमत में आ गई, और अल्पमत में आने की वजह से क्या हो गया कि उनकी सरकार गिरी एक तरीके से। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में यही देखा जाता है एक तरीके से सरकारें गिर जाती हैं। चलिए, टू पार्टी सिस्टम आर नॉट अ फ्लेक्सिबल बिकॉज दे हैव अ मोर और लेस रिजिड सेट ऑफ ओपिनियन ऑन एवरी इशू, और मल्टी पार्टी सिस्टम इज मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज अ शिफ्ट टू इन पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से समझिए कि यहाँ पर ज़्यादा प्रकार के ओपिनियन आपको नहीं मिलेंगे टू पार्टी सिस्टम में, लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में आपको बहुत प्रकार के ओपिनियन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसके यूएसए एंड यूके ले लेंगे टू पार्टी सिस्टम में, और मल्टी पार्टी सिस्टम में आप केवल और केवल इंडिया ही लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखना है कि कितने प्रकार की जो होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं।
तो पहले देखेंगे हम नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी का मतलब है, देखिए, अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। तो यहाँ पर क्या है, 6%, मात्र 6% अगर लोकसभा की सीटों में वो जीत जाती है तो उसको हम नेशनल पार्टी का दर्जा दे सकते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सिस्ट। यहाँ पर CPI-M का मतलब मार्क्सिस्ट है। उसके बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और नेशनल पीपल्स पार्टी है। तो ये 8 प्रकार की पार्टी मैंने जो ली है वो एग्जाम्पल के रूप में ली है, जो कि नेशनल पार्टीज हैं। नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं और ये जो है लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 6% का जो वोट है वो होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। हालांकि इनसे ज़्यादा है इनका अभी, मतलब एक तरीके से ये समझ लिए, एक ऐसी पार्टी जो सभी राज्यों में जानी पहचानी जाती है और सभी जगहों पर सीटें जीत करके ही आती है, उसको आप नेशनल पार्टी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका है, जैसे कि एग्जांपल के रूप में मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ले रखा है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपका है वो 1885 में आया था, ठीक है। और 7th जनरल इलेक्शन इन 1980 सॉ मिसेस गांधी रिटर्निंग टू पावर, सो द NCC नाउ केम टू बी कॉल्ड एज INC इंदिरा। खैर, पहले इसका नाम ये नहीं था, बाद में चेंज हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आपका है अभी जो कांग्रेस के नाम से हम जानते हैं INC, पहले मतलब कांग्रेस का बंटवारा वगैरह हुआ था। और कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो स्टार्टिंग के 3 इलेक्शन में लगातार जीती थी और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्रधानमंत्री चुने गए थे, ठीक है। और बाद में फिर आए थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, फिर आपके आई इंदिरा गांधी, फिर जनता पार्टी की सरकार आई थी, फिर दोबारा से इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस देखा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो आपका है इसमें हर प्रकार के विचारधारा के लोग हैं, इसमें ज़्यादातर जो थे स्वतंत्रता सेनानी जुड़े हुए थे, इसलिए लोगों का जो भरोसा था इंडियन नेशनल कांग्रेस पे वो बहुत ज़्यादा था। और यही रीज़न है इसका कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस वजह से जीतती चली आई थी। जैसे कि मान इसकी पॉलिसीज़ की हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं कि रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर फॉर टोटल्स, सेलेक्टिव प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज और रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली सीट्स फॉर द वुमेन और providing employment to every rural household at a minimum wage for 100 days every year। और लास्ट है आपका कि इंक्रीज इन एलोकेशन ऑन एडुकेशन टू 6% ऑफ GNP, रिवाइवल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवाइवल ऑफ द सिक पब्लिक सेक्टर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब यहाँ पर है वो जो आपको क्या मिलता है, राशन वगैरह जो मिलता है। खैर, तो ये सब कुछ पॉलिसीज़ थी जो काफ़ी बेहतरीन पॉलिसीज़ हैं जो कि कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी, ठीक है। और दूसरी हम नेशनल पार्टी देख लेंगे भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी आज के समय की बहुत बड़ी पार्टी है एक तरीके से, ठीक है। और इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं क्योंकि यही एक पार्टी है जो 2 बार मतलब एक तरीके से लगातार बन गई। और फ़ोटो अगर आप देख सकते हैं, मेरी ठीक फ़ोटो के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है जो कि अभी भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। अभी सुर्खियों में चल रहे हैं, आपको रीज़न पता है सुर्खियों में चलने के। तो खैर, तो भारतीय जनता पार्टी जो आपका है इन 1989 व्हेन देयर वाज अ स्प्लिट इन जनता पार्टी इन द अर्स्टवाइल जनसंघ रीस्ट्रिंग्ड इटसेल्फ इनटू भारतीय जनता पार्टी। बाद में ये भारतीय जनता पार्टी बन गई एक तरीके से। और यही वो पार्टी थी जिन्होंने एक बार कांग्रेस पार्टी को हराया था, जनता पार्टी। बाद में भारतीय जनता पार्टी बन गई है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन 1986 एंड 19 जनरल इलेक्शन। इट केम क्लोज टू अ मेजोरिटी इन द लोकसभा विनिंग 182 सीट्स। तो 199 में मेजोरिटी में आई थी लोकसभा में। और अटल बिहारी वाजपेयी, आपको जान के हैरानी होगी मेरा नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी ही है। और इसका रीज़न ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब बने थे अटल बिहारी वाजपेयी 17 मार्च ऑफ 1998, उस दिन मेरा बर्थ हुआ था, इसलिए मेरे नाना ने मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखा था, ठीक है। तो वो द प्राइम मिनिस्टर इन द अर्लियर गवर्नमेंट वॉज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर अगेन। 2 बार एक तरीके से इनकी सरकार आई, गिरी, फिर दोबारा बने थे ये। दोबारा जब बने तो 5 सालों के लिए चुने गए थे। और इसके पीछे मतलब मैं पैदा हुआ था तो मैं थोड़ा अपने आप को बड़ा इनके लिए भाग्यशाली समझता हूँ। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इट शेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन विद इट्स अलाइज इन NDA। हाँ, इनका अपना एक अलाइज है NDA, और ऐसी ही जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी अपना एक अलाइज है जिसको UPA की सरकार कहा जाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और NDA का जो अलायंस है उसको बोलते हैं ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि NDA।
और क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, मतलब ये इनकी पॉलिसी और प्रोग्राम देख सकते हैं। क्रिएटिंग अबाउट मिलियन जॉब्स अ ईयर, टू फेवर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रिविलेज टू ऑल माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू डील विद द केसेस ऑफ कम्युनल वायलेंस स्पीडीली, एस्टैब्लिश नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल फॉर स्ट्रेथनिंग द डिफेंस ऑफ द कंट्री और रिव्यू द न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी। तो ये इनकी पॉलिसीज हैं कुछ भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आज के समय बहुत ज़्यादा पावरफुल पार्टी है और आने वाले चुनाव में भी इनकी सरकार बनते हुए दिख रही है मुझे, और बहुत सारे राज्यों में तो आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टेट पार्टी की। तो द पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स एज द स्टेट पार्टी। बस ये समझ लीजिए कि जो राज्यों में चुनाव वगैरह होते हैं उसमें 6% एक तरीके से, या फिर स्टेट पार्टी का मतलब आप ये समझिए कि वो जो पार्टी है वो केवल और केवल उसी राज्य में फेमस है। जैसे कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी की ही बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ पे है? केवल और केवल दिल्ली में है। हालांकि धीरे धीरे जो है बाकी जगह पैर पसार रही है ये, और मेरा ऐसा मानना है खुद का, वैसे तो मेरा क्या सभी का ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल सकती है। हालांकि अभी जो है ये स्टेट पार्टी है क्योंकि सिर्फ दिल्ली में जानी जाती है। शिरोमणि अकाली दल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका है पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फेमस है पार्टी शिरोमणि अकाली दल। हालांकि अभी कांग्रेस की सरकार है पंजाब में। तीसरा आपका है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम, ये जो आपका है तमिलनाडु टाइप की, मतलब साउथ की पार्टी है ये। उसके बाद है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, ये जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। ठीक है। पांचवा जो आपका है समाजवादी पार्टी, जिसको आप जानते हैं यूपी की सरकार जो आपकी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो बनती हुई मुझे दिख रही है। मेरा ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हो सकता है बन जाए, अभी जो फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में। ठीक है, तो उस तरीके से समाजवादी पार्टी ये भी आपका एक स्टेट पार्टी है क्योंकि केवल और केवल यूपी में पाई जाती है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, जो कि बिहार की पार्टी है, ये स्टेट पार्टी है। नीतीश कुमार हैं इसके अध्यक्ष एक तरीके से, और अभी बिहार में जो सीएम की कुर्सी पे बैठे हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, मैं खुद भी बिहार से हूँ और मेरे ज़िला का नाम छपरा है, छपरा ज़िले से हूँ मैं। ठीक है, तो जनता दल पार्टी तो स्टेट पार्टी आपका हो गया ये। स्टेट पार्टी केवल और केवल स्टेट्स में ही जानी जाती है, वो आपकी स्टेट पार्टी होती है। चलिए आम आदमी पार्टी को देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी एक तरीके से आई कब? तो फॉर्मली लॉन्च इन नवंबर 2022 और आप केम इनटू एग्जिस्टेंस द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन एक्टिविस्ट अरविंद केजरीवाल एंड अन्ना हजारे। अन्ना हजारे का इनको वैसे काफ़ी बड़ा सपोर्ट और फ़ायदा मिल गया अरविंद केजरीवाल को, उनके नाम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। और एक वो जो नियम चला था उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला, जो जन लोकपाल बिल था सिंस 2001, जिसको लेकर के अन्ना हजारे भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसके समय ही अरविंद केजरीवाल जो थे काफ़ी पॉपुलर हुए। और इसकी वजह से 2013 में जब चुनाव हुए तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आई थी आम आदमी पार्टी। और 2015 के चुनाव जब हुए उस समय तो इन्होंने, जब 2013 वाले में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, उस समय जब सरकार बनी थी इनकी। खैर, तो 2015 में फिर दोबारा आए और 70 में से 67 सीटें जीती, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी मतलब एक तरीके से करती है ये, कि 2015 का इलेक्शन इन्होंने लड़ा और 70 में से 67 सीट्स इन द असेंबली, लिमिटिंग बीजेपी एट जस्ट 3 एंड पुशिंग कांग्रेस कम्प्लीटली आउट ऑफ असेंबली। मतलब कांग्रेस को पूरे तरीके से बाहर, क्योंकि एक समय था कि दिल्ली में कांग्रेस की पार्टी ही चलती थी और एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस ही पूरी की पूरी बाहर हो गई थी। ये राजनीति का खेल है, कभी आप अंदर आते हैं, कभी कोई और बाहर जाता है एक तरीके से। तो 2015 में क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और अभी 2020 में फिर से इलेक्शन हुए थे, मेरे खुद का जो वोट था आम आदमी पार्टी को गया था और आम आदमी पार्टी इस समय 62 सीटें जीती, पिछली बार से 5 कम। लेकिन एक खास बात ये थी कि जब दिल्ली नेशनल इलेक्शन चल रहे थे लोकसभा वाले, तो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है दिल्ली में और वो सारी की सारी दिल्ली हार गई थी और सारी की सारी बीजेपी जीत गई थी इसमें, अगर मतलब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। हालांकि स्टेट इलेक्शन में दिल्ली 62 सीटें जीती, ठीक है, लेकिन जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की और सातों की सातों जो थी वो दिल्ली हार गई थी। आम आदमी पार्टी हार गई थी। ये कमी लगती है मुझे सबसे बड़ी कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी होकर के भी 7 कॉन्स्टिट्यूंसी सीटें हार गई। हालांकि कमी पार्टी की नहीं है, कमी आई थिंक लोगों में है, या फिर खैर जो भी हो, अपनी अपनी पसंद होती है, आपकी अपनी विचारधारा होती है। चलते हैं फिर आगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या है, भारत में जो है आपका एक इलेक्शन कमीशन है जिसका काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का।
अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन, इट्स मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे आर फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव लाइक द जज। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमीशन जो आपका है इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, और अभी के समय में जो इसमें जो हेड हैं, जो असली में मतलब 3 होते हैं और 3 में से एक मेन होता है, उनका नाम है सुनील अरोड़ा। तो वही हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय। और ये जो इसके मेंबर्स जो होते हैं अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए, और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल वगैरह नहीं होता, ना ही ये किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। और द इलेक्शन कमीशन मेक ऑल अरेंजमेंट इन टाइम अपॉइंट्स ऑफिशियल टू सुपरवाइज द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो जो भी आपके आसपास में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं सारे इनके ही देख रेख में होते हैं। और जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं वो भी यही एक तरीके से पब्लिश करते हैं, वही बना करके देते हैं। अपील्स वेयर अप्लीकेबल कैन बी फॉरवर्ड टू इलेक्शन कमीशन, कोर्ट कैन बी मूव फॉर redressal grievance, or since some people are literate in India, the election commission gives an election symbol so that people can recognize this symbol and vote for the party of their choices। देखिए, जैसे जैसे लोगों ने मतलब एक तरीके से पहले स्टार्टिंग वाले जो चुनाव हुए थे वो इतने उस समय लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, केवल 17 करोड़ ही लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे और बाकी ऐसे नहीं थे। ठीक है, जो पहली बार जब चुनाव होता ना केवल और केवल 17 करोड़ लोग पढ़े लिखे थे, बाकी सभी अनपढ़ लोग थे एक तरीके से। तो उस समय इलेक्शन कराना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस समय भारत में इलेक्शन हुए और वो मील का पत्थर साबित हुआ था एक तरीके से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए थे। लोगों को लगा था, या फिर बहुत सारे देश ऐसे थे जिनको ऐसा लगा था कि जो इलेक्शन हो रहे हैं भारत में सही से नहीं हो पाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सही और सूझबूझ से इलेक्शन करवाए और इलेक्शन जो थे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हुए। फिर धीरे धीरे लोग जैसे लिटरेट हुए तो इलेक्शन कमीशन एक तरीके से इलेक्शन सिंबल ला दिए ताकि जो लोग हैं वो रिकग्नाइज कर जाएं पार्टी के सिंबल के ज़रिए। ठीक है, तो यही आपका इलेक्शन कमीशन एक तरीके से। इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है मतलब डेट अनाउंस करना, कहाँ पर इलेक्शन होंगे, कब होंगे, किस जगह किस तरीके से होंगे, और इसका रिजल्ट कब आएगा, कौन कौन बंदे जो हैं आप नॉमिनेट हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए, किस प्रकार से आप वोट प्रचार कर सकते हैं, इस पर देखभाल कौन करेगा, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो जो होता है आपका इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक है, तो यही है आपका इलेक्शन कमीशन। चलिए, तो चैलेंज टू अ पॉलिटिकल पार्टीज, अब देख लेते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो वगैरह होती हैं इनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनके में सबसे बड़ी कमी होती है कि खुद के अंदर यानी खुद के भीतर में ही डेमोक्रेसी नहीं है एक तरीके से। बहुत सारा ऐसा भी देखा जाता है कि जो पार्टीज़ के बंदे जो होते हैं आपस में ही लड़ जाते हैं एक तरीके से पार्टी के भीतर ही। जैसा कि एक समय आया था 1969 के आसपास का, जिस समय कांग्रेस पार्टी ही 2 हिस्सों में बट गई थी। वहीं पर क्या समझ आ रहा आपको कि लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं इनके भीतर में ही डेमोक्रेसी नहीं होती मिलजुल कर के काम करने की। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी है आपका कि लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अगला है आपका डायनेस्टिक सक्सेशन। बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जिसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई हेड है उस पार्टी का, तो अगला जो हेड बनेगा वो उसका बेटा ही बनेगा, फिर अगला हेड कौन बनेगा, उसी का बेटा बनेगा। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ी कमी है, वंशवाद जो चलता है उस पार्टियों में, उसकी बात है। थर्ड है आपका मनी एंड मसल पावर। बहुत सारी पार्टी जो ऐसी होती हैं उन्हीं बंदों को नॉमिनेट या फिर कैंडिडेट को टिकट्स देती हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है या फिर उनके पास थोड़ा सा क्रिमिनल सपोर्ट वगैरह होता है, फिर बहुत सारा मसल पावर वगैरह जो होती है इसकी वजह से। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। और अगला है लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। इस कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जो पार्टी होती है किसी को भी मतलब टिकट दे देती है, भले ही वो व्यक्ति सही हो या फिर नहीं हो। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो एक तरीके से क्या है, ये कमी है। किसकी कमी, क्या चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसके अलावा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कुछ, अगर आपके मन में कुछ ऐसा है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया हो और वो चैलेंज हो एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ बताइए अगर आप यहाँ तक आए हैं पढ़ते पढ़ते। तो चलिए आगे, रिफॉर्मिंग दी पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से सुझाव अपने हिसाब से देने चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर एक है कि द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। हाँ, एक ऐसा भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति होता है, फिर मान लीजिए कोई सदस्य है जो कि चुनाव जीत गया भारतीय जनता पार्टी की सहायता से, या फिर भारतीय जनता पार्टी में वो था, चुनाव वो जीता, चुनाव जीतने के बाद वो जो होता है अपनी पार्टी को चेंज कर लेता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम रिफॉर्मिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया में हमें कौन कौन से बदलाव लाने चाहिए, फिर चुनाव में हमें कौन कौन से बदलाव लाने चाहिए। तो पहला बदलाव यही है कि व्यक्ति जो थे पहले वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं और वो इलेक्शन जीत जाते हैं और उसको अपनी पार्टी को चेंज कर देते हैं और वो कांग्रेस में चले जाते हैं। इसकी वजह से सरकारें चेंज हो जाती हैं, जिसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश वाला जो वाकया बताया था वो यही था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक लॉ लाया गया जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। ठीक है, और इसके ज़रिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो सीट मिलती है मिनिस्टर वाली वो छीन ली जाती है। ठीक है,
और ऐसा बहुत सारे जो नेतागण जो होते हैं अपनी पार्टी को चेंज इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको उसके बदले बहुत सारे पैसे वगैरह मिल जाते हैं और या तो उनको कोई सीट वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है, ठीक है। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, in order to reduce the influence of money and criminals, now it's mandatory for every candidate who contests election to file affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him। इसके अलावा ये भी हो सकता है आपका कि जो व्यक्ति भी चुनाव लड़ना चाहता है वो अपने जो भी मतलब उस पर संपत्ति वगैरह उसका ब्यौरा देना पड़ेगा और जो भी उस पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो देने पड़ेंगे, तब जा कर के होगा। क्योंकि ऐसे क्या होता है, अगर आप सही से देखेंगे तो बहुत सारे नेतागण ऐसे आपको दिख जाएंगे जिनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है कि क्रिमिनल केसेस वाले बंदों को आप मतलब चुनाव में खड़े होने दे रहे हैं। इसके अलावा द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर टू मेकिंग इट्स नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी बताना पड़ेगा कि आप कितना रिटर्न भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। इसके अलावा लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। और अगला है आपका इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट द 1/3 ऑफ टिकट टू वुमेन कैंडिडेट। इसके अलावा एक ये भी रिफॉर्म है आपका कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कम से कम अपनी टोटल सीटों में से, मान लीजिए कि यूपी में चुनाव हो रहे हैं और यूपी में 400 सीटों पे मान लीजिए चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो 400 में से कम 1/3 सीट जो है वो वुमन कैंडिडेट को दे कि तुम लोग भी मतलब चुनाव में आओ। तो इस तरीके से ये भी एक आपका रिफॉर्म हो सकता है जो कि होना चाहिए। अगर है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड बी पार्टीज टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। इसके अलावा पैसे को लेकर के है ये। खैर आप अपने मन से भी रिफॉर्म्स लिख सकते हैं कि किस किस प्रकार के रिफॉर्म्स होने चाहिए हमारे चुनाव व्यवस्था में। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक रिफॉर्म की जो आपका लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें से 50% वुमेंस को कर दो और 50% मेंस के लिए कर दो, और ये मैंडेटरी कर दो कि 50% पे वुमेंस ही आएंगी और 50% पे मेंस ही आएंगे। तो ये भी एक रिफॉर्म है एक तरीके से, ये मेरा सुझाव है एक तरीके से। वैसे ही आप अपना एक भी सुझाव दे सकते हैं और ये वाला टॉपिक रिफॉर्मिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आप यूँ ही नॉर्मल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ज़रा आप को मन है लिखने का तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अगले चैप्टर पे, ठीक है। तब तक आशा करता हूँ आप ठीक रहें और मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करिए, लाइक नहीं करिए आप शेयर ही कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ फ्रॉम मी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।